वेलकम बैक। ब्लैक मनी, काला धन, स्विस बैंक के अकाउंट्स, ऐसे हजारों शब्द हमने सुने, वोट भी दिए और अंत में निराश हुए। देश के अंदर करप्शन रैम्पेंट है। किसी पार्टी पर, किसी पॉलिटिकल पर्सन पर कमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब भारत के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है, हर एक चीज़ के लिए एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पर ऑफिसर्स काम करते हैं, मेरे जैसे लड़के, आपके जैसे लड़के रिक्रूट होते हैं ईमानदारी से काम करने के लिए। आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, डीएफओ बनते हैं, आरटीओ इंस्पेक्टर बनते हैं। उस सब के बाद भी इस देश के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपने अकाउंट में अगर 2.5 लाख रुपए की कोई एंट्री ले ले तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता होती है, लेकिन ये नहीं पता होता कि किसी ने 1,000 करोड़ का फ्रॉड कर दिया। चुनाव से पहले आपकी और मेरी गाड़ी कई हाईवे पर रोकी जाती है कैश चेक करने के लिए। जैसे ही हाथ दे के कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी गाड़ी रोकते हैं, पीछे से कोई कैमरा लेके आ जाता है तुरंत, ताकि आप उसे मना भी नहीं कर पाएँ और सब कुछ पहले ही शूट हो जाए। अगर आपकी गाड़ी में कोई कैश है तो आप उसको रोक नहीं सकते, आपका कैश जब्त किया जाएगा जिला प्रशासन के द्वारा। ऐसा होता है। चुनाव के समय हम लोग हमेशा सुनते हैं 20 लाख रुपए का कैश जब्त किया गया, 5 लाख रुपए की कैश जब्त की गई जिसका वो जवाब नहीं दे पाया ओनर। तो ऐसे देश के कैसे संभव है कि 1,000 करोड़ का फ्रॉड हो गया, 2,000 करोड़ का फ्रॉड हो गया। नेटवर्थ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, पर्सनल बीचेस हैं, पर्सनल आइलैंड है लोगों के। ये सब होता है एक कंसेप्ट से जिसका नाम है शेल कंपनीज। भारत के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ है जिसका नाम है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ऐसे ही फेमा है, फेरा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, काफ़ी चीज़ें हैं। इन सब के बाद भी जब ऐसा हो जाता है तो उसमें ये नाम ना बहुत बड़ा नाम आता है। शेल कंपनी मैंने पहली बार 2012-13 में सुनी। मैं बिल्कुल फ्रेंकली बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक फ्रेश ग्रेजुएट था या होने वाला था इंजीनियरिंग कॉलेज से। 2012 में, 2013 में मैंने पहली बार शेल कंपनी का नाम सुना। कंपनी का नाम था पूर्ति ग्रुप। इसके मालिक कौन है आप गूगल कर लेना। मैं किसी को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा, लेकिन मैंने शेल कंपनी का नाम 2012-13 में इस कंपनी के मैटर में सुना था। ठीक है। बड़े लोग, पॉलिटिशियंस हुए, ब्यूरोक्रेट्स हुए, फिल्म स्टार हुए, सेलिब्रिटीज हुए, अपने ब्लैक मनी को ये मैनेज कैसे करते हैं। कई बार आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि जब पूरा देश इतना संस्थागत ढांचे से बना हुआ है तो हाउ इज इट पॉसिबल कि कुछ लोग ब्लैक मनी को इतनी इजीली मूव कर लेते हैं, और आखिर स्विस बैंक में पैसा गया तो गया कैसे। सबसे पहले जाता है शेल कंपनियों के बारे में बात करते हैं। शेल कंपनियां क्या होती है? शेल कंपनियां वो कंपनियां होती है जो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती है। कोई ऑफिस नहीं होता, कोई एम्प्लॉय नहीं होता, कोई रियल बिजनेस नहीं होता, जस्ट फाइनेंस और बैंक अकाउंट। ये एक तरह से पुरानी डेफिनेशन है, ये यूँ कहें बेयर मिनिमम डेफिनेशन है एक शेल कंपनी की। शेल कंपनी एक वो कंपनी जो जेन्युइन काम नहीं कर रही है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की आप बात करो, रिलायंस इंडस्ट्रीज के रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं, आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के जेन्युइन एम्प्लॉयज भी मिल जाएंगे, आपके साथ फ्लाइट में ट्रेवल करते हुए एयरपोर्ट पे मिल जाएंगे, महंगी वाली ट्रेन में मिल जाएंगे आपको। इसके ऑफिसेज हैं, फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज है, यूनिट है, मशीन्स है, सब कुछ है। यू कैन टच दिस कंपनी। फिजिकली ये कंपनी एग्जिस्ट करती है। दिस इज नॉट ए शेल कंपनी, इट कैन नॉट बी ए शेल कंपनी। लेकिन ऐसी कई कंपनियां हैं जो फिजिकल भी नहीं है और ऐसे भी नहीं है कि उनका कोई ऑफिस ही नहीं है। ठीक है, उनकी हवा पूरी बनी हुई है कि दे एग्जिस्ट। रिसेंटली एक वीडियो मैंने बनाया था, मैं आगे बताता हूँ किस कंपनी के बारे में, लेकिन इनका रियल बिजनेस नहीं होता, सिर्फ फाइनेंस और बैंक अकाउंट के दम पे कंपनी चलती है। मैं फिर बता रहा हूं कि दिस इज जस्ट अ बेयर मिनिमम इंफॉर्मेशन अबाउट अ शेल कंपनी। दिस इज नॉट इन डेप्थ एनालिसिस, दिस इज नॉट गोइंग टू बी डिस्कसिंग एनी अबाउट एनी रियल पर्सन। अगर किसी से ऐसी बात हो तो दिस इज जस्ट प्योरली कोइंसिडेंटल। शेल कंपनीज आर नॉट इलीगल बट बाय नेचर। अपने नेचर से शेल कंपनीज इलीगल नहीं होती। इनके डायरेक्टर भी होते हैं, इनके पैन कार्ड, आधार कार्ड भी होते हैं, इनके फाइनेंशियल दस्तावेज सारे होते हैं। दे आर लीगल बाय नेचर बट दे आर इलीगल बाय द यूज। एग्जाम्पल, XYZ एक्सपोर्ट्स लिमिटेड है, नागपुर के किसी छोटे से गांव के इलाके के अंदर। एड्रेस होगा कोई रैंडम रेजिडेंशियल एड्रेस होगा, यूजुअली कोई फ्लैट का नंबर होगा। डायरेक्टर है, वन ऑफ द डायरेक्टर है 70 साल का बूढ़ा आदमी जो कि पियोन ड्राइवर है किसी बड़े मालिक का, बड़े कंपनी के आदमी का। बिजनेस एक्टिविटी वो दिखाएगा, सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग करता है, और साल का टर्नओवर है उनका 50 करोड़ रुपए का। 50 करोड़ रुपए का साल का टर्नओवर एक ऐसे आदमी की तरफ से जो 70 साल का है, पियोन या ड्राइवर है, कोई छोटा मोटा काम करता है, 10-15 हज़ार की सैलरी का, ऑफिस भी नहीं रजिस्टर्ड, लेकिन उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन की हुई है और उसके बाद उन्होंने टर्नओवर भी दिखाया 50 करोड़ का, एक्टिविटी दिखाई है सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ शेल कंपनीज। ऐसी कई हज़ारों कंपनीज इंडिया में चल रही हैं, हम कुछ नहीं कर सकते।
हम इसमें कुछ नहीं कर सकते अभी तक। हाउ शेल कंपनीज आर यूज, शेल कंपनियों को यूज़ कैसे होता है देसी भाषा में, कोई इन डेप्थ नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर का इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मान लीजिए किसी ने 10 करोड़ रुपए का ब्राइब लिया, किसी ब्यूरोक्रेट ने, किसी जगह पे कलेक्टर लगे उन्होंने 10 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। जो आपके फेवरेट टीचर्स हैं यूट्यूब पर रील्स में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वो खुलेआम बोलते हैं ये बात कि आप 100 करोड़ रुपए कमाओगे साल का। बदकिस्मती है, अब क्या करें। कैश रख नहीं सकते घर में 10 करोड़ की रिश्वत का। अकाउंट के अंदर एंट्री होगी तो उसका ट्रेल होगा, क्योंकि अकाउंट के अंदर क्लियरिंग से आएगा, चेक से आएगा, आरटीजीएस से आएगा, एनईएफटी से आएगा, यूपीआई से आएगा। जहाँ से आया उसका पता होगा कि पैसा कहाँ से आया, और किसी ने आपको पैसे दिए हैं तो उसका कारण भी होता है। आपको ये तो बताएगा नहीं कि मेरे यहाँ पे एक कॉमर्शियल बिल्डिंग है जिसको इलीगली मैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जिसको मैं इलीगली कॉमर्शियल करा रहा हूँ, कोई ऐसा तो बोलेगा नहीं। सो यू कैन नॉट अफोर्ड अ ट्रेल। कोई भी ब्यूरोक्रेट, सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन ट्रेल अफोर्ड नहीं कर सकता रिश्वत के पैसे की। तो एक ईमानदारी से करप्शन करने वाला आदमी इसमें क्या करेगा। ईमानदारी से करप्शन करने की डेफिनेशन ये है, सपोज मेरे साथ आपने कोई डील की, मैं कोई अधिकारी हूँ और मैंने कहा 5 लाख लगेंगे, आपने मुझे 5 लाख दे दिए, तो मैंने आपका काम नहीं किया, तो मैं बेईमान हूँ। इसी तरह कोई दूसरा आदमी है जिससे आपने 5 लाख में डील की, कहा कि मेरे को ये पेपर में पास होना है, आपने उसे 5 लाख दिए, उसने आपको पेपर में पास करा दिया। ये एक ईमानदार करप्ट होता है, जितने में डील हुई अपना वादा पूरा किया। तो एक अपना वादा पूरा करने वाले आदमी ऐसे केस में क्या कर सकता है, उसको मनी रूट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ सिस्टम से, इंस्टीट्यूशन से, शेल कंपनी के थ्रू। कैश दे देंगे शेल कंपनी को, किसी भी तरह से डोनेशन दिखा देंगे, फेक इनवॉइस के जरिए दिखा देंगे। शेल कंपनी उस पैसे का क्या करेगी, शेल कंपनी उस पैसे का दिखा देगी कि मेरे को बिजनेस इनकम हुई है, मैंने इन्हें फाइनेंशियल कंसल्टेंसी दी थी, मैंने इन्हें सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी दी थी, जिसके बदले मुझे 50 करोड़ मिला है। कंपनी ने पैसा ले लिया, कंपनी ने आगे छोटे छोटे चेक्स काट दिए, कुछ कैश विड्रॉ कर लिया, कुछ पैसा विदेश भेज दिया, कुछ पैसा हवाला से इधर उधर चला गया, रूट हो गया पैसा और मनी को लेयर्ड कर दिया। ये पैसा निकला या यो गए, ये सिस्टम में भी बहुत सारे छोटे छोटे अकाउंट से छोटे छोटे अमाउंट के तौर पे आया था। बहुत डीप है ये, बहुत गहरी चीज़ है, लेकिन होता है, पॉसिबल है, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां। फिर उसके बाद ये जब एक बार रूट हो जाएगा अकाउंट से, उसके बाद आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह के काम इन कंपनियों से करा लो। डोमेस्टिक में भी बहुत कंपनियां हैं, इंटरनेशनल में भी बहुत कंपनियां हैं, हवाला में भी बहुत कंपनियां हैं, बिना हवाला की भी बहुत कंपनियां हैं। रिसेंटली पनामा पेपर्स हम लोगों ने देखा था, आई थिंक 2020-21-22 के अंदर कोई पनामा पेपर्स का नाम आया था। पनामा टैक्स हेवन कंट्री है, पनामा टैक्स हेवन कंट्री है, वहाँ पे बहुत सारी कंपनियों के ऑफशोर अकाउंट्स हैं, उनमें इंडिया के भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज़ का नाम आया था। पनामा पेपर में दुनिया भर के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस का नाम आया था, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुनिया भर के देशों से। आई थिंक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम भी था, मैंने वीडियो बनाया था बहुत साल पहले इस पर। एक कंपनी है इंडिया की, वेरेनियम क्लाउड, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है। ये कंपनी 2023-24 में अपना आईपीओ लाती है, एसएमई आईपीओ। नोइंगली इसको 50 करोड़ से नीचे रखती है वैल्यू को। सब्सक्राइबर्स पैसा दे देते हैं, कंपनी स्टॉक को पंप एंड डंप करके भाग जाती है। 150 करोड़ का फ्रॉड कर दिया 2023-24 में, वीडियो बना रखा है मैंने इस पर, वेरियम क्लाउड पे। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी, कंपनी कहती है कि हम क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पनामा, दिस कंपनी हैज पनामा कनेक्शन। ये पनामा की रजिस्टर्ड बहुत सारी कंपनियों के साथ डील करके इन्होंने अपनी सेल्स बहुत पंप अप की हुई थी। आज कंपनी का प्रमोटर जेल में। नॉलेज इज पावर, गूगल करिए, बहुत सारा सिस्टम समझ आएगा हो क्या रहा है। लगभग 2 लाख के आसपास कंपनी, या यो गए 1,65,000 कंपनियों को 2017 में, शेल कंपनीज को सेबी ने, नहीं सेबी नहीं, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कोई कंपनी अगर इंडिया में लिस्ट होती है, रजिस्टर होती है ना, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी या लिमिटेड, यहाँ रजिस्टर्ड होती है, एमसीए में रजिस्टर करानी पड़ती है। एमसीए ने 2017 में लगभग 1,65,000 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया, इन्होंने एग्जिस्ट बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया, स्ट्राइक ऑफ कर दिया कंपनीज को। ये 2017 का डेटा है और अब 2025 आ गया। 2 लाख बंद की थी, 2 लाख बंद की थी, एंड आई एम वेरी श्योर उसके बाद 8 लाख खुल गई है।
इंडिया के अंदर 8 लाख और कंपनियां खुल गई होंगी, शेल कंपनियां। इसका हमारे पास ट्रेल नहीं है, इसका हमारे पास डेटा नहीं है। सिस्टम है बट हम किसी कारण से इसका ट्रेल नहीं पकड़ पा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। इसी तरह एक नाम आता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। एक समय आया था जब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ था भारत के अंदर कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एग्जैक्टली ब्लैक मनी को वाइट करने का तरीका है, और वो था भी। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह से ब्लैक मनी को वाइट करने का तरीका था भी। हुआ क्या था, इंडिया के अंदर अगर आप पीएमएलए की बात कर रहा हूँ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए आई थिंक 2002 का एक्ट होगा, मे भी साल को छोड़िए, बट ये एक्ट एग्जिस्ट करता है इंडिया में। पीएमएलए के अनुसार 20,000 से रुपए ज़्यादा अगर आप किसी को कैश दे रहे हैं तो आप कैश नहीं दे सकते। आपको इसको चेक, डीडी, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर इसके थ्रू ही देना है। कंपनियों ने 20,000 से नीचे के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदने स्टार्ट कर दिया। 20,000 तक का तो आप कैश ले सकते हैं। कंपनियों ने कहा छोड़ो, कौन जाएगा 20,000 से ऊपर में। 1 लाख के अगर बॉन्ड लेने हैं तो एक बॉन्ड ना लेके 20,000 के 5 बॉन्ड ले लो। मेरा नाम सुशांत है। सुशांत को 1 लाख के बॉन्ड अगर देने के लिए बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ रही है, कैश में ट्रेल दिखानी पड़ रही है अकाउंट के, तो सुशांत जैसे 5 और बंदे पकड़ लो, सुशांत, महेश, रमेश, विकास, मनोज, 5 बार लाइन में लगा दो, 20,000 के बॉन्ड खरीदवा दो। लेबर चीप है, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, जनता बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। हो गया 1 लाख ब्लैक का वाइट। अब रिसेंटली एक बदलाव आया है, बदलाव ये कहता है कि अब 2,000 से ज़्यादा का नहीं, ये पहले का था। अब जो है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड 2,000 से ज़्यादा का आप कैश में नहीं ले सकते, इट्स ऑल राइट। तो लोगों ने 1,000 रुपए के लेने स्टार्ट कर दिए। मल्टीनेशनल कंपनियों ने, हजारों करोड़ की लिस्टेड कंपनियों ने 1,000 रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेके कैश में स्टार्ट कर दिए। खैर, लोगों को शैल कंपनियों की जरूरत क्यों पड़ रही है, भारत गणराज्य इतना मजबूर क्यों है कि हम शैल कंपनियों के अगेंस्ट कुछ कर नहीं पा रहे। कोरोना के टाइम पे बिहार में चुनाव हुआ था। मेरे एक सीनियर हैं बिहार के, मेरी उनसे बात हो रही थी। ही इज़ वेरी सीनियर, वेरी वेरी जेन्युइन पर्सन। मेरी बात हो रही थी उनसे, तो उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बन गया है अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी का कि कोरोना के मिसमैनेजमेंट को लेके कोई भी चुनाव में बात नहीं करेगा। तो मैंने फ़ोन काटा, उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया, वाकई में बिहार के चुनाव में कोविड मिसमैनेजमेंट को लेके किसी पार्टी ने बात नहीं की, दोनों पार्टियों ने बात नहीं की। कोई कारण रहा होगा। ठीक इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज कुछ एक्शन क्यों नहीं ले पाती हैं शेल कंपनीज या ब्लैक टू वाइट की चीज़ को, क्योंकि इलेक्शन महंगे हो रहे हैं, हजारों करोड़ के इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। इलेक्शंस आर फॉट विद दिस मनी, जो पैसा सफेद काले का सफेद हुआ है उससे ही चुनाव लड़ा जाता है। पार्टी डोनेशन, असेट्स खरीदना, मीडिया कैंपेन फंड करना, ये सब इसी पैसे से होता है। हमने देखा अभी कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कुछ डोनेशन दिया था, राइट। इसी तरह कोई और भी कंपनी थी जिसके शायद ईडी या सीबीआई का छापा पड़ा था, तो उसने 100 करोड़ दे दिया था डोनेशन में किसी पार्टी को, पता नहीं कौन से स्टेट की बात है, ऐसा हुआ था शायद, है ना। क्या इस चीज़ को पकड़ना बहुत मुश्किल है, शेल कंपनीज को पकड़ना बहुत डिफिकल्ट है? इसके दोनों आंसर है, हाँ भी और ना भी। पहले मैं हाँ बताता हूँ, हाँ क्यों मुश्किल क्यों है, क्योंकि लीगली ग्रे एरिया है। फॉर टाइमिंग आप इसको ब्लैक मान लीजिए, इसको व्हाइट मान लीजिए। जब ये ब्लैक व्हाइट बनता ना तो थोड़ा सा एक एरिया ना, हल्का सा एक एरिया ग्रे रह जाता है यहाँ पे। और जब ये व्हाइट ब्लैक बनता है ना तो भी इसी ग्रे एरिया से पास होता है। जैसे रात के बाद जब सुबह आती है तो हल्का सा डॉन का टाइम होता है ना, ये वही ग्रे एरिया है ना। तो एकदम स्ट्रिक्टली आप इसको मना कर सकते हैं और ना एक स्ट्रिक्टली इसको डिनाई कर सकते हैं। इस ग्रे एरिया के फायदे की वजह से बहुत सारे लीगल कॉजेज में, बहुत सारे लीगल जेन्युइन केसेस में हम लोग, बहुत सारे लीगल केसेस के साथ ये भी निकल जाती है शेल कंपनीज भी। मैं आगे बताऊंगा कि इसके साथ कुछ कर क्यों नहीं सकते। जब पेपर क्लीन होगा, ट्रेल पूरी सही होगी, भाई कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, उद्यम रजिस्ट्रेशन है, स्टेट लोकल अथॉरिटीज़ का रजिस्ट्रेशन है, गुमास्तारा है,
शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, एवरीथिंग इज देयर। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेके बैठे हैं, आपके सब कुछ बिल्कुल क्लीन है, आप कैसे टच करोगे किसी को? और अगर आप टच करोगे, हर कंपनी को स्क्रूटनाइज करोगे, तो फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खराब होता है। सपोज मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ वाला रमेश ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। अब रमेश को पकड़ने के चक्कर में हम तीनों की अगर फाइलें चेक हो, तो मैं तो इसको इंसल्ट मानूंगा, क्योंकि बिकॉज आई एम बीइंग ऑनेस्ट, ये तो पर्सनल इंसल्ट है मेरा। इस वजह से हम लोग किसी को ग्रे एरिया की वजह से पकड़ नहीं पा रहे हैं। तीसरी बात, रियल बेनिफिशरीज कभी भी रिकॉर्ड पे नहीं आते। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया कि वो 70 साल का ड्राइवर है, वो अपने मालिक का वफादार हो रहा है, उसको भारत गणराज्य से नहीं पड़ी है, उसको टैक्स ब्रैकेट से नहीं पड़ी है, उसको टीडीएस वीडीएस से कुछ नहीं पड़ी, उसको ये पता है कि मालिक ने मेरे परिवार को पैसा दिया, मालिक मेरे परिवार को संभालता है, मेरे बच्चों को एजुकेशन करा दी, बच्ची की शादी में पैसे दे दिए, तो मालिक के प्रति वफादारी दिखानी है, और वो वही दिखा रहा है। लेकिन मालिक कौन है हमें नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि 70 साल का रामू काका 50 करोड़ का सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी वाला पार्टी। तो रियल बेनिफिशियरी इज नेवर ऑन रिकॉर्ड। कंट्री बहुत बड़ा है, देश के अंदर जब 2 लाख शेल कंपनीज एक साथ स्ट्राइक ऑफ की जा सकती है, तो सोच के देखिए जेन्युइन कंपनीज कितनी है। और हम चाहते हैं कि कंपनी और काम करे, बिजनेस और आए, तो देश बड़ा है, ये भी एक समस्या है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जिस पर्टिकुलर एजेंसी को सीबीआई, ईडी, सेबी, एमसीए, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स, इन सब के ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है। इन सारे जॉब्स के अंदर देयर इज अ पॉलिटिकल प्रेशर। इट इज इम्पॉसिबल फॉर दीज कंपनीज, दीज ऑर्गेनाइजेशंस, दीज इंस्टीट्यूशंस टू सर्वाइव विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर। तो जब पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा तो आंसर तो यस ही होगा, हाँ इसको कैच करना मुश्किल है। ना क्यों है, मुश्किल क्यों नहीं है? अगर हम ये कहें कि क्या इसे पकड़ना मुश्किल, क्या इसे पकड़ना आसान हो सकता है? हाँ बिल्कुल आसान हो सकता है, क्योंकि इंडिया हैज ए नेटवर्क ऑफ इंटेलिजेंस। हमें दिखता नहीं है, लेकिन देयर इज एन इंटेलिजेंस नेटवर्क इन इंडिया। आईबी है, रॉ है, और भी तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं। एसटीएफ है, स्पेशल टास्क फोर्स होते हैं, एटीएफ है, एंटी टेररिज्म फोर्स, हजारों तरह की फोर्सेस इंडिया में है, हजारों तरह का इंटेलिजेंस नेटवर्क इंडिया में है। इशू है पॉलिटिकल विल का, इशू है एक केपीएस गिल का। क्या किया जा सकता है? एब्सोल्युटली नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। प्रेजेंट सिनेरियो में इस केस में कुछ नहीं किया जा सकता। पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, सेलिब्रिटी, पावर, ये 5 चीजों का ऐसा, 4-5 चीजों का ऐसा नेक्सस बन गया है कि इसको ब्रेक करना मुश्किल है। ये ब्रेक तब होगा जब एक बहुत ज्यादा सॉलिड पॉलिटिकल विल होगी। इंडिया का इशू है कि इट्स अ फेडरल कंट्री, फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है। फेडरल कंट्री के अंदर अगर आप इसको यूनियन की तरफ, सेंटर की तरफ टिल्ट कर देंगे, तो वही होगा जो अभी हो रहा है। बिना पूछे फार्म बिल्स आएंगे, बिना पूछे फार्म बिल्स रिपील हो जाएंगे। तो ये नहीं किया जा सकता। ब्यूरोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है। ब्यूरोक्रेसी कैसे स्ट्रांग है? मैं कई बार कहता हूं कि देश के अंदर एक आईपीएस फरार है। आप गूगल करिए देश के अंदर कौन सा आईपीएस फरार है। आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज, जिसने सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, नॉट एडमिनिस्ट्रेशन, क्या है ना हैदराबाद का आईपीएस का इंस्टीट्यूशन, जो भी है, वहां से पास आउट हुए, यूपीएससी का पेपर क्लियर किया, सब कुछ किया हम लोगों ने, और फिर उसके बाद आईपीएस फरार है इस देश में। ब्यूरोक्रेसी का पावर देखिए, इस देश में आईपीएस फरार है। ओके, सो until and unless we break the bureaucracy we cannot do anything। अब ब्यूरोक्रेसी ब्रेक करने का मतलब ये नहीं है कि देश के अंदर केओस क्रिएट कर दें, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो जब तक ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल में नहीं आएगी ये नहीं हो सकता। तो क्या हम इसे एक्सेप्ट कर लें? जो ये शैल कंपनीज और ब्लैक टू वाइट का नेक्सस है, करना पड़ेगा यार, क्योंकि इट्स लाइक अ कोलेटरल डैमेज फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। जो कोलेटरल डैमेज है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, अब इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। until and unless we need one thing, and the thing is KPS गिल, कंवरपाल सिंह गिल। इसके बारे में भी कभी वीडियो बनाए, इनके बारे में भी कभी वीडियो बनाएंगे, और आई एम वेरी श्योर बहुत लोगों को पता भी होगा ये इनके बारे में। देश को फाइनेंस के सेगमेंट में एक केपीएस गिल चाहिए। खलिस्तान की कमर तोड़ी थी इन्होंने, सिंगल हैंडेडली खलिस्तान मैटर को खत्म किया था केपीएल गिल से। आईपीएस थे,
इसी वीडियो में मैंने एक ऐसे आईपीएस की बात की जो फरार है, वो आज के आईपीएस है। ये बीते ज़माने के आईपीएस है जिनको सुपर कॉप कहा जाता है भारत के अंदर। तो बस यही है, चलता रहेगा, ज़्यादा निराश नहीं होना है, कंट्री तो चल ही रही है। सो बनाते हैं अगले, मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज सुशांत साइनिंग ऑफ।